हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं STEMIonline.com के फाउंडर रवि दीक्षित को। तो उन्हीं के ज़बानी और भी डिटेल में जानेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे भी आज ही पता चलेगा जितनी भी डिटेल्स होंगे, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च नहीं करी। अभी रैंडमली उससे पूछा कि हाँ इंटरव्यू करें क्या, एंड इंटरव्यू शुरू हो रही है। तो रवि दीक्षित, आप खुद को ही इंट्रोड्यूस कीजिए सबसे पहले तो। Thanks for having me on your show, Vishnu. Hello, guys. My name is Ravi Dixit, founder of STEMI Online. I'm 20 years old blogger from New Delhi, India. So this is my introduction. I think it's enough. या जैसे कि पहली क्वेश्चन मैंने उमेर से करी थी, तो वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए भी। तो STEMI ऑनलाइन के अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ कर रहे हो, कोई जॉब Yes, या फिर STEMI कुछ और Online के वेबसाइट? अलावा भी हाँ और वेबसाइट्स है मेरे पास। STEMI Online के अलावा मेरे पास 2 एफिलिएट वेबसाइट हैं, जिसमें से एक Amazon के ऊपर है और एक वैसे एक रैंडम प्रोडक्ट के ऊपर है। और बाकी 2 ब्लॉग और है मेरे पास जो कि टेक रिलेटेड है, और एक जो वर्डप्रेस के ऊपर ओनली वर्डप्रेस फोकस्ड है। राइट। तो इसके अलावा जो पहले मैं जो करता था, फ्रीलांसिंग करता था, तो उसके थ्रू मेरे को कुछ क्लाइंट ऐसे मिले हैं जो मतलब एक परमानेंट क्लाइंट्स हो गए मेरे। तो जब भी उन्हें कोई वर्डप्रेस या डिस्कॉर्स के रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है या कोई भी उनके लिए मेरे लिए काम होता है, तो वो मेरे को हायर करते हैं। बाकी इस समय फ्रीलांसिंग में इतना वर्क नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना कि मैं पहले करता था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अब यही एक ब्लॉगिंग और अपडेट मार्केटिंग मेरा जो मेन जरिया है अर्निंग का, एक वही है। तो मेरा मेन फोकस इस समय ब्लॉगिंग और अपडेट मार्केटिंग पर ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ब्लॉगिंग मतलब शुरू कैसे की? STEMIonline.com या जो भी आपकी पहली ब्लॉग थी वो कैसे स्टार्ट हुई? तो जो पहला ब्लॉग मेरा था वो STEMI ऑनलाइन था। जब बात ये थी कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था जब मैंने अपनी 12th क्लियर करी 2015 में। तो 2016 में मैंने कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो जॉब करने के वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि एक 9 to 5 जॉब मेरे बस की बात नहीं थी। तो मुझे इस चीज़ में इतना कभी मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी। 9 to 5 एक शेड्यूल में आप जॉब कर रहे हो और अर्निंग भी आपकी फिक्स है, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा एक मतलब एक मेथड ढूंढा जाए जिससे आप घर में बैठ के ही कमा सकें ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। मतलब आपको एक शेड्यूल में रहना ना पड़े, आपको रोज 9 to 5 जॉब में जाना पड़े, कुछ ऐसा मैंने सोचा। तो फिर मैंने एक बार गूगल पे ऐसे सर्च मारा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मुझे अभी भी याद है कि साउथ मिल आउट का एक पोस्ट था, तो जिसमें हर्ष अग्रवाल ने, जो कि उनके फाउंडर हैं, पता ही होगा आपको। तो उन्होंने बहुत सारे मेथड्स उन्होंने बहुत सारे मेथड बता रखे थे कि आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट था वो था ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और जो कि साउथ मिल आउट था वो पूरे ही ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस्ड है, ब्लॉगिंग और अपडेट मार्केटिंग पे। तो धीरे धीरे करके मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो साउथ मिल आउट के लगभग मैंने उस टाइम मतलब हर रोज 3-4 कोर्स पढ़ के मतलब लगभग सारे कोर्स मैंने पढ़ डाले थे। फिर मैंने और ब्लॉग जैसे कि स्मार्ट पैसिव इनकम हो गया, प्रो ब्लॉगर, neilpatel.com, तो मतलब और चीजों के बारे में नॉलेज स्टार्ट कर दी। तो फिर मेरे को लगा कि ब्लॉगिंग एक अच्छा जरिया होगा अर्निंग करने के लिए। तो उस समय मेरे पास यही था, एंड्रॉइड फोन था, तो उसके लिए लैपटॉप भी बहुत जरूरी था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी जॉब करनी पड़ेगी, कॉल सेंटर में जॉब करनी पड़ेगी। तो कॉल सेंटर की जॉब से ही मैंने थोड़े बहुत अर्निंग करके, थोड़ा फिक्स सैलरी और सेविंग्स करके मैंने एक टैबलेट खरीदा। और टैबलेट से मैंने फिर अपना पहला डोमेन खरीदा, जो कि आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 15 मई 2016 को मैंने STEMI ऑनलाइन GoDaddy से खरीदा। उसके बाद STEMI ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। ओके, तो आपकी ब्लॉग के नाम मतलब STEMIonline नाम, ये आपने कैसे सोचा? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। STEMI ऑनलाइन एक वर्ड ही ऐसा है कि STEMI ऑनलाइन मतलब मुझे ऑनलाइन रहने दो। तो क्या होता था कि मैं जब 12th में था, 10th में पापा ने मुझे फोन दिला दिया था, मेरे फादर ने। तो मेरा क्या था कि मैं इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करता था, बहुत ज्यादा। तो मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, यही बोलते कि भाई तू ऑनलाइन बहुत रहता है, मतलब। और मेरे फादर वगैरह को कंप्लेंट डालने के कि अपने बेटे को समझाओ, ये हाथ से निकल जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, और ये क्या नाम है, ऑनलाइन ही रहता है हर वक्त, जब देखो तब फोन चलाता रहता है, इंटरनेट चलता है। तो इसी से वर्ड आया STEMI ऑनलाइन। तो मुझे ऑनलाइन रहने दो। तो ये एक जो मेरे लाइफ से रिलेटेड वर्ड था, तो इसी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। राइट। अगर बात करें टीम वर्क की, या फिर आप अकेले काम करते हो, सोलो हो या फिर टीम मेंबर्स भी है साथ में, या फिर फ्रीलांसर्स हायर करते हो या नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, स्टार्टिंग से तो मैंने सोलो ही काम किया था। अभी 3-4 महीने पहले मैंने जब अपने मतलब मेरे क्या हुआ था कि मैंने अपने 2-3 ब्लॉग 1-2 साल पहले भी स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे पास 3-4 ब्लॉग हो गए थे।
तो मैं अपने स्टेमी ऑनलाइन पे तो फोकस मैं ही करता था, मैं ही लिखता था, मैं ही ग्राफिक डिजाइन करता था, वेबसाइट डिजाइन भी मैं ही करता था। तो राइट। वो प्रॉब्लम होने लगी कि मैं दूसरे ब्लॉग पे अपने ध्यान नहीं दे पाता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टीम बढ़ाई जाए। तो अभी कुछ 6 महीने पहले मैंने 2 कंटेंट राइटर हायर किए थे, जिसमें से आ, तो अभी भी मेरे साथ वो काम कर रहे हैं, और अभी 3 महीने पहले एक कंटेंट राइटर और हायर किया था। तो जो मेरी अमेजोन अफिलिएट की साइट्स हैं उनके बारे में जो नीश पे है वो इतना नॉलेज मुझे नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस कंटेंट राइटिंग के वर्क को आउटसोर्स किया जाए। तो इस समय मेरे पास अगर देखी जाए तो 4 लोगों की टीम है, जिसमें 3 कंटेंट राइटर और एक ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर है। वो टीम भी ही बोलूंगा मैं। पीयूष पीयूष को जानते हो आप? राइट। तो हाँ। पीयूष है, पीयूष जो डिजाइनिंग का वर्क हैंडल करता है, कि वेबसाइट डिजाइनिंग का और ग्राफिक डिजाइनिंग की भी हेल्प करता है। तो ये 4 लोग हैं टीम में, मेरे 4-5 लोग। राइट, राइट। और आपने बताया कि आपने फ्रीलांसिंग भी करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे शुरू हुआ और कैसा चला, कुछ स्ट्रगल वगैरह। फ्रीलांसिंग मेरे लिए सही चला। स्टार्टिंग मैंने इसलिए की क्योंकि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, सैलरी मेरी इतनी ज़्यादा थी नहीं, और मुझे ब्लॉग भी अपना मैनेज करना था, और जो मेरे एक्सपेंसेस वगैरह हैं फैमिली को देना, और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैनेज करने थे। तो ब्लॉग उस टाइम पे मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो डोमेन के चार्जेस और होस्टिंग के चार्जेस, थीम वगैरह के चार्जेस, ये सब भी देने थे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैंने फ्रीलांसिंग एक अच्छा तरीका मेथड है अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हो। तो ये भी मेरे ब्लॉगिंग के बारे में देखा जाए तो ये मेरे को मतलब लगा कि हाँ, इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने क्या किया कि मुझे वर्डप्रेस से जैसे जैसे मैं काम करता गया, वर्डप्रेस वगैरह और डिस्कॉर्स एक फॉरम प्लेटफॉर्म है। तो उसके बारे में मुझे नॉलेज मिलती गई, कैसे इंस्टॉल करना है, माइग्रेशन और भी इशूज वगैरह, एरर्स वगैरह फिक्सिंग के लिए, डिजाइनिंग वगैरह के लिए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था freelancer.in पे। मेरे साथ एक मेरा और था जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता था, उसके साथ मैंने किया था। बट वो इतना काम नहीं करता। freelancer.in पे इतना मतलब स्पैम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग, फेक लोग ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने फाइवर पे आया। फाइवर पे मैंने वर्डप्रेस और डिस्कॉर्स की सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट की। तो उससे मेरा स्टार्टिंग का मतलब ब्लॉग के में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे काफ़ी अच्छे हो जाते थे। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कि आपने कॉल सेंटर पे भी काम किया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब ऐसे छोटे काम से स्टार्ट नहीं करना चाहते, मान लो पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग मुझसे पैसे मांगते हैं या फिर कहते हैं कि होस्टिंग खरीद दीजिए, मैं वहाँ पे काम करूँगा एंड देन। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, या फिर मुझे होस्टिंग दे दो फ्री में, ऐसा ऐसा। तो बहुत सारा ऐसा मैसेजेस आता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जैसे हम लोग ने सभी ने खुद ही से मैनेज करके या फिर खुद ही से कुछ और काम करके उसके बाद पैसे कमा कर फिर खर्च किए हैं। जैसे मेरे केस में मैंने ब्लॉगर से स्टार्ट करके फिर वहाँ से जो भी इनकम आई थी उससे स्टार्ट करी। तो सब लोग ने कुछ इसी तरह से स्टार्ट करी, पर अभी क्या हो गया, थोड़ा फैशन में आ गया है कि छोटे मोटे काम नहीं करने, ऐसा कुछ फैशन में आ गया है। प्लस कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो इस तरह के काम करना अलाउ नहीं करते। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं नहीं कहूँगा कि मतलब कोई भी काम छोटा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जिससे काम से आपको खुशी मिलती है, मेरे को खुशी नहीं मिलती थी कॉल सेंटर जॉब में। कॉल सेंटर जॉब में मेरे क्या होता था कि क्लाइंट्स वगैरह जो सिम्स वगैरह के बिल पेमेंट वगैरह के लिए मुझे कॉलिंग करनी होती थी। तो उस टाइम वो कॉल सेंटर था, न्यूज कॉल सेंटर था। तो मुझे केरला वगैरह कॉल करनी थी, केरला और साउथ एरियाज में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, इंग्लिश ही बोली जाती है। तो मुझे वो पोस्टपेड बिल्स का सिम्स के बिल कलेक्ट करने होते थे। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैंने जॉब इसलिए की थी क्योंकि मुझे अपने एक्सपेंस इंडिपेंडेंट होना था। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि नहीं तुम्हें जॉब ही करना है, तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई, 12th कंप्लीट हो गई और ग्रेजुएशन में डिस्टेंस से कर रहा था, तो नहीं तुम्हें जॉब ही करना है। कभी ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं। बट मैंने सोचा कि मुझे अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने हैं, इंडिपेंडेंट रहना है। ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, तो ब्लॉग के एक्सपेंसेस भी मुझे ही करने हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि काम कोई छोटा नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हो अपना 100% दो उसमें। और ऐसा बहुत होता है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैसेज मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप मुझे अपनी वर्डप्रेस जो भी आप थीम यूज कर रहे हो, आपका वेबसाइट का डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, वो थीम फ्री है, प्रीमियम, मैं बोलूँगा प्रीमियम। तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे भी एक लाइसेंस दे दो। पता लगेगा जनरेट बेस में अनलिमिटेड साइट्स का वो है, अनलिमिटेड साइट आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बोलेंगे कि लाइसेंस दे दो मुझे। बट मैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनको मैं दे भी देता हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं हर किसी को वो बांटता फिरूँ, फिर वो चीज़ इतनी सही नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वर्डप्रेस में मत जाइए, फिर ब्लॉगर से स्टार्ट करिए। ब्लॉगर पे आपको कस्टम डोमेन अगर हो सके तो ले लीजिए, नहीं लेंगे तो आपको कम से कम, अगर आप स्टार्ट करते हो ब्लॉग पोस्ट की ही सब डोमेन से, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी,
कैसे चीजें हो रही हैं, तो ये सब आपको पता लगेगा। कैसे एसईओ करना है, कैसे कंटेंट राइट करना है, ये सब चीजें आपको लर्निंग में आपकी हेल्प करेंगी। तो जैसे जैसे आप पे मनी अरेंज हो, किसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1200 रुपये आई थिंक पड़ता है GoDaddy पे। मैंने जब किया था तो 1500 के अंडर ही पड़ा था मुझे, डोमेन और होस्टिंग दोनों। और अब तो और भी बहुत सी चीज होस्टिंग भी है, डोमेन भी आपको बहुत सस्ते मिल जाती है, सेल्स प्राइस चलता है, तो 1000 रुपीज के अंदर अंदर पड़ सकता है दोनों चीज। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हो, 20 ईयर्स ओल्ड हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हो। तो ये जो दो चीज है, ये तो इन्वेस्टमेंट आपकी मस्ट है कि आपको होस्टिंग पे और आपको डोमेन तो खरीदना ही खरीदना है। फ्री थीम यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करना है, तो ये आपके लिए है। और दूसरी बात, काम कोई छोटा नहीं होता। आप जो भी काम करो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको 100% दो अपना उसमें। और जब आप अपनी लाइफ अपनी स्टडीज के बाद कर रहे हो, तो आपको ये नहीं कोई कंपनी का फाउंडर आके बोलेगा कि जी आप मेरा मैनेजर बन जाइए, या आप मेरी मैं छोड़ रहा हूँ कंपनी, आप मेरी कंपनी संभालिए। आप स्टार्ट छोटे से ही करोगे, आप छोटे से ही बड़े पे आओगे। तो छोटे से ही स्टार्ट करना है, तो कोई काम छोटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मतलब लगा हो कि नहीं अब नहीं होने वाली, क्विट करने का मन हो, ऐसा कोई पॉइंट आया था? काफी बार आए थे, तो काफी इसके बार बारे में बताओ। ऐसे पॉइंट आए थे। क्या हुआ था कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था। कॉल सेंटर में इतनी सैलरी नहीं थी, आई थिंक 8K और 7K समथिंग थी जब 2016 के अराउंड। तो मैंने 1200 रुपये इकट्ठे करके 1200-1300 रुपये लगभग मुझे पड़ा था। डोमेन और होस्टिंग मैंने GoDaddy से ले ली। बट जब 1 साल तो मैंने काम किया, बट मैं उसको अगले बार रिन्यू नहीं करवा पाया, या मैं वो चीजें संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ी थी, पोस्ट वगैरह पढ़े थे, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। तो रिन्यू के टाइम मेरे पैसे नहीं हुए, प्रॉब्लम्स थी काफी ज्यादा। तो मैंने अपने जो पूरे स्टेमी ऑनलाइन को लोकल शिफ्ट कर लिया था। मैंने एग्जाम पे इंस्टॉल किया था, जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम कर सकते हैं वेबसाइट को ऑफलाइन। तो मैंने उसको ऑफलाइन में चीजें सीखना स्टार्ट की, कैसे मैंने कंटेंट लिखे। उसके बाद फिर आई थिंक ये मैंने 6-7 महीने के बाद उसको वापस ऑनलाइन किया, क्योंकि मैंने अपनी कॉल सेंटर से जॉब छोड़ के अच्छी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी थी, जो कि जहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता था। आई थिंक वो वेब सर्विसेज के टाइप की कंपनी, जहाँ पे मुझे वेब रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवानी होती थी फॉरेन क्लाइंट्स को। तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी अच्छी थी। तो वहाँ पे मैंने मैनेज कर लिया कि अपने ब्लॉग को वापस ऑनलाइन लेकर आऊँ। तो ये प्रॉब्लम आई थी जहाँ पे मेरे को लगभग लगा था कि मैं क्विट कर दूंगा। तो ये चीज, और अभी इसके बाद करीब उसी ब्लॉग को वापस लाने के बाद की एक प्रॉब्लम हुई थी। जो मैंने बैकलिंक्स बहुत ज्यादा अपनी वेबसाइट पे खरीद लिए थे, फाइवर से खरीद थे मैंने, आई थिंक $5 देकर। इसके बारे में मैंने स्टेमी ऑनलाइन पे बकायदा पूरी केस स्टडी लिखी हुई है। उसमें मुझे अराउंड 9K बैकलिंक्स मिले थे, सारे स्पैमी वेबसाइट से, इररिलेवेंट वेबसाइट से आए थे, कमेंट बैकलिंक्स थे, बहुत ही मतलब अडल्ट और पॉर्न वेबसाइट से आए थे। तो उससे क्या हुआ कि मेरा DA अराउंड 27 और 28 था आई थिंक स्टेमी ऑनलाइन का, वो गिर के मेरा 19 हो गया। तो उसके बाद वो एक ऐसा लेवल आ गया कि मैंने सोचा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए ब्लॉगिंग, अब मेरी बस की बात नहीं है, अब ये मैं वापस वो ग्रोथ नहीं ला पाऊंगा। तो फिर मैंने उस पर हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि DA मेरा अभी भी कम ही है, अभी 20 है। बट मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, सारे बैकलिंक्स को हटाया, उनको गूगल डिसकवर टूल यूज करके अच्छे बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, गेस्ट ब्लॉगिंग पर ध्यान दिया, तो चीजें कंट्रोल में आ गई। तो ये 2 ऐसे स्टेज थे जहाँ मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, मुझसे नहीं होगी, या क्विट कर देनी चाहिए, वापस अपनी जॉब पे आ जाना चाहिए। और इससे मुझे एक पॉइंट आ गई कि जैसे बहुत लोग मतलब ये बैकलिंक्स तो मतलब अभी कॉमन हो गई थी, मतलब कुछ दिनों पहले या महीनों पहले कह सकते हैं, खरीदना बहुत ही कॉमन हो गया था। बट अभी सभी को इस बात की अवेयरनेस है, मतलब कि इस तरह की बैकलिंक कोई किस काम की नहीं, ये बात सबको समझ में आ गई है। तो अभी जेन्युइनली लिंक खरीदते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया वो था डोमेन अथॉरिटी, DA। तो ये लोगों का कम होता है तो भी लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मेरी जो पोस्ट है वो रैंक ही नहीं करेगी। बहुत लोगों को लगता है मेरी पोस्ट रैंक ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये तो कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि मेरी DA आई थिंक 17 ऐसी कुछ होगी मेरी bloggersup.com की। फिर उमेर कुरैशी की अभी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसे बहुत सारे लिंक मिले। बट उसका भी DA जब कम था तभी मैंने देखा था कि वो भी पेज 1 पे रैंक करता था बहुत सारे टर्म्स के लिए। तो DA डेफिनेटली यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ये मेरी तरफ से भी मैसेज था, क्योंकि सिर्फ आपसे बुलवाऊँ ये भी ज़रूरी नहीं, थोड़ा आपको भी रेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये मेरी मैसेज थी जो भी व्यूअर्स हैं उसके लिए, उनके लिए, कि ये उतना भी ज़रूरी नहीं है। और बैकलिंक्स पे आपको काम तो करना चाहिए, पर उसके पीछे ही मत पड़े रहो। पहले आपको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। पहले कंटेंट बेहतर बना लो, फिर बैकलिंक के पीछे आप भाग सकते हो। हाँ, बैकलिंक डेफिनेटली आपकी डीए भी बढ़ाएगी और रैंकिंग भी, लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कंटेंट ही भूल जाओ। तो सबसे कंटेंट पे ज्यादा पहले काम करो। इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर। अगर आपको कंटेंट है तो बैकलिंक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नेचुरली बैकलिंक बहुत सारे मिल जाएंगे। राइट, राइट। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं आपके पास, लेकिन ब्लॉगिंग मतलब एज इन कंटेंट ब्लॉग के अलावा और कुछ, आई मीन वीडियो या फिर पॉडकास्ट, ऐसा कुछ? यस, वीडियो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग के साथ ही स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक 1-2 महीने बाद ही डोमेन लेने के बाद। बट अभी वीडियो में इतना मैं कंफर्टेबल नहीं रहा, फेस कैम या वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना मतलब नहीं हुआ मेरे से, नर्वसनेस कह लो या जो मर्जी कह लो, वो चीज़ मैं कभी कर नहीं पाया। बट अभी जब आपको देखा मैंने, इस चीज़ के लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगा। वो पॉडकास्ट है चाहे वीडियो है, जिस हिसाब से आप कर रहे हो कंसिस्टेंस से, मैं फिर जब आपको देख के मैंने सोचा कि हाँ स्टार्ट करना चाहिए, दोबारा से यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको देख के ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले मेरे पास पर्सनल ब्रांडिंग की बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सकती है ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है सब आपसे, कि वीडियो देख कर ही, पॉडकास्ट वगैरह देख कर ही पता लगा। तो पॉडकास्ट भी मैंने स्टार्ट किया अभी, आई थिंक 1 मंथ हो गया, जिसमें मैंने 3-4 एपिसोड डाल दिए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी। पॉडकास्ट वगैरह इस समय काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पॉडकास्ट से भी। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब वीडियोस भी मैं सोच रहा हूँ रोज डेली ना, एक डेली ना हो, फिर भी वीकली 2 और 3 वीडियो हो, क्योंकि हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, डजंट मैटर, बट हाँ वीडियो हो। तो ये चीज़ ये चाह रहा हूँ कि वीडियो ऑडियो मार्केट भी कवर की जाए, रेदर देन ओनली फोकसिंग ऑन आर्टिकल टाइप ऑफ कंटेंट। सो वैसे तो मेरे साथ भी सेम हाल है, मतलब अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। जैसे कि अब अगर मैं बिहाइंड द सीन ही डाल दूंगा एंड में, आप देख लेना, मैंने बिगनिंग में ही खराब करी, तो वो भी देख लेना। ऐसा होता है, नेचुरल है। इतना टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीना हो गया मेरा तो वीडियो बनाना, वो भी जिसमें से 1 या 1.5 महीना मैंने हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करी। उसके बाद फिर गैप करके, मतलब उसके बाद मैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी वीडियो बनाना चाहता था, सिंपली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बजाय। तो इस वजह से मैंने 1 हफ्ते का गैप लिया और 1 हफ्ते में 1 वीडियो करके करनी शुरू की। लेकिन फिर भी मतलब इतने टाइम होने के बाद भी फुल में क्या कह सकते हैं, फुल्ली मतलब कंफर्टेबल नहीं हो कैमरा में अभी भी। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि आप फुल्ली कंफर्टेबल हो। तो आपको जो फॉर्मेट में, आप जिस फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल होते हो, उसी फॉर्मेट में आपको काम करनी चाहिए बेसिकली। एंड मैं एक्चुअली ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहता हूँ। इस वजह से वीडियो में कंफर्टेबल नहीं होने के बावजूद मैंने वीडियो करना शुरू किया था। एंड इसीलिए जैसे कि अभी वेबिनार करने की कोशिश करी हमने, उमेर कुरैशी थे, चयन भाई थे, बिट्टू राउत थे, तो हमने एक छोटी सी वेबिनार करी जूम कॉल पे। तो वो मैंने पहले इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया उनके साथ कि आगे वेबिनार्स भी आएंगे। तो ऐसा चैलेंजिंग चीज़ें मैं करते रहता हूँ, और ये आपके लिए भी मतलब हर किसी को करनी चाहिए। अगली पॉइंट ये है कि इसी बात से मैं निकालने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये बताया आपको। तो जैसे कि मैंने बताया कि इतना टाइम हो गया फिर भी मुझे कैमरा फेस करना काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। तो आपके केस में कैसा था, मतलब यूट्यूब के लिए? जैसे कि आपने बताया कि आपको भी फेस करने में दिक्कत होती थी, तो अभी क्या हाल है? मैं समझा नहीं कि अभी मतलब कैसा चल रहा है कैमरा हाँ, मतलब इतना टाइम हो गया, अभी तो टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, तो अभी क्या हाल है? हाँ एक्चुअली इतना टाइम नहीं हुआ, बट हाँ अभी भी प्रॉब्लम होती है। बट हाँ ये पता है कि हाँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो जैसे वीडियो स्टार्ट करी, प्रॉब्लम्स होती है, टंग स्लिप होती है, और बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ चाहता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। ये पॉडकास्ट में भी होती है और ये वीडियो में भी होती है। तो ये चीज़ वहाँ है जहाँ की एडिटिंग काम आती है। एडिटिंग करके आप उसको करेक्ट करके अपलोड करते हो। बट हाँ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें लगातार वो चीज़ें करती रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे खुद ही कंफर्ट हो जाओगे, आप इसमें कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे, तो एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आप बार बार वही चीज़ कर रहे हो, भले ही खराब कर रहे हो, बट हाँ बहुत करना नहीं छोड़ रहे हो, आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ, जैसे मेरे साथ जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो ये कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करने लगता हूँ या फिर हकलाने लगता हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन है मेरे साथ। और अभी तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जब बात करने वाले फॉर्मेट में है तो थोड़ी रिलैक्सिंग सी फील होती है। लेकिन अगर मैं इसे सोलो रिकॉर्ड कर रहा होता
तो मेरे स्वेट आ रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये नॉर्मल है, मतलब नर्वस हो जाता हूँ या कुछ तो होता है, बट यहाँ से स्वेट आने लगते हैं। तो ये भी अजीब सी चीज़ है। तो यहाँ पे भी मैं फिर से ऑडियंस के लिए एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो जिसमें कन्वर्सेशन करो। कन्वर्सेशन में मैंने नोटिस करी, जब मैंने उमेर के साथ करी थी तभी मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरा ध्यान कभी कैमरा में गया ही नहीं, मैं बात करने में लगा हुआ था। एंड ये स्वेटिंग जो मैंने कहा, ठीक है, जैसे कि मैंने स्वेटिंग के बारे में बताया कि हर वीडियो, मतलब आज तक मैंने जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, हर दिन मेरे को हेड से स्वेटिंग होती है, विंटर में भी होती थी। तो ये नॉर्मल है मेरे साथ, मतलब नर्वस हो जाता हूँ, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, ये होता है। इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने भी अपने आप को बहुत बोला, नहीं यार किसी से सिर्फ बात ही तो करनी है, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। वैसे यही मान लो कि हाँ लॉकडाउन है, जैसे मैं अपने फ्रेंड से वीडियो पर बात करता हूँ, वीडियो चैट करता हूँ, वैसे किसी से करते हैं, क्या बात है, इसमें चीजें शेयर करेंगे एक दूसरे को, बस। तो अपने आपको बार बार समझाया। बिल्कुल ये सही हुआ मेरे साथ। जब उमेर के साथ वो वीडियो करी तो बाद में जब ऑलमोस्ट 1 घंटे की कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद जब वीडियो मैंने हम लोग ने ये रिकॉर्डिंग खत्म करी, तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अरे 1 घंटा मैं कैमरा के सामने था, पसीना ही नहीं आया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये फॉर्मेट जो है वो काफ़ी रिलैक्सिंग फॉर्मेट है। मतलब अगर कोई ओवरवेल्म हो जाता है या नर्वस हो जाता है कैमरा के सामने, तो वो ये फॉर्मेट डेफिनेटली यूज़ कर सकता है, वो भी बिना प्रॉब्लम के। तो ये भी एक फॉर्मेट है। प्लस दूसरी फॉर्मेट जो है वो ये कि ऑडियो के साथ भी कर सकते हो, आई मीन स्टॉक फुटेज वगैरह जो जिससे वीडियो बनता है, वो भी आप इंटरव्यू से पहले ही एक वीडियो मेरी देख चुके होंगे जो कि ऐसे ही बनाई है मैंने, सिर्फ ऑडियो है एंड मैंने स्टॉक फुटेजेस यूज़ करे हैं। इससे पहले भी पावर डायरेक्टर की रिव्यू वीडियो वैसे ही बनाई थी। तो कल को आई मीन इस इंटरव्यू से पहले जो वीडियो आप देखोगे वो एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियो है। 2 वीडियो आएगी इंग्लिश में एंड 2 वीडियो शायद हिंदी में भी आएगी, या 1 वीडियो आएगी। तो उसमें मैंने ऑडियो सिर्फ यूज़ किया है, वॉइस से रिकॉर्डिंग सिर्फ किया है इसी माइक्रोफोन से, एंड उसके बाद सिर्फ स्टॉक फुटेजेस से वीडियो बनाया है। तो आप वो फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगली क्वेश्चन ये है कि अब जैसे आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको मतलब ऐसे ही ग्रोथ मिल रही है जैसे कि आपको स्ट्रीमिंग ऑनलाइन पे मिली थी, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आई मीन यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है क्या? नहीं यूट्यूब से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं, क्योंकि मैंने फोकस नहीं किया। तो प्रॉब्लम यही थी कि स्टार्टिंग से मैंने फोकस नहीं किया। जो मैं आज अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा रहा हूँ, वो मैं अगर 2 साल पहले जगाया होता तो हाँ अभी तक यूट्यूब से कैसे अर्निंग हो रही होती। बट यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है। यहाँ तक कि चैनल को मोनेटाइज भी नहीं कर रखा, सब्सक्राइबर भी बहुत ही ज्यादा कम है, बताने में भी शर्म आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि मेरा कम से कम मैंने पहले तो टेक रिलेटेड वीडियोस डाल देता था, बट वो स्टार्टिंग थी, ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी वगैरह जो भी थी, बट अच्छी थी। एंड उसमें मैंने ऑलमोस्ट 50 वीडियोस डाले थे डेली करके। और ऑब्वियसली उस वक्त हाई क्वालिटी मैं नहीं डाल सकता था, बस फ़ोन लेता था, उसी पे रिकॉर्ड करी, मतलब नॉइस आते थे, विंड के नॉइस वगैरह, फ़ोन पे एडिट करके डाल दिया। तो बहुत ही बेसिक वीडियो, ऑब्वियसली उसे कोई देख कर सब्सक्राइब करना नहीं चाहेगा। तो 100 सब्सक्राइबर्स सिर्फ थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने हर दिन मतलब एक वीडियो अपलोड करी मैंने। मतलब मैं भी यही चीज बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स हो, फॉलोअर्स हो, कुछ भी हो, लाइक्स हो, मैटर नहीं करता, नंबर कितने नहीं करता। अगर आपकी एक वीडियो पर एक ऐसा कमेंट आ जाए, वो आपका दिन बना देता है कि हाँ अगर किसी की आपके कंटेंट से किसी को हेल्प हुई, चाहे आपका आर्टिकल हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, अगर एक ऐसा कमेंट आ जाए, किसी को उससे हेल्प मिली, बहुत कुछ है। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे मुझे मिलियंस नहीं चाहिए, बट हाँ ये हो कि मेरे कंटेंट से किसी को हेल्प हो रही है, वो मेरे लिए बहुत है। राइट। और अभी इसी से मैं बताने वाला हूँ, उसी स्टोरी से, क्योंकि स्टोरीज में मजा आता है स्टोरीज बताते हुए कुछ ज्ञान देना। तो हुआ क्या कि उस वक्त मैं वैसे ही घटिया वीडियोस बनाता था, घटिया इन द सेंस काम की होती थी, बट क्वालिटी या प्रोडक्शन क्वालिटी जो आप कह सकते हैं, ऑडियो क्वालिटी कह सकते हैं, वो ठीक नहीं होती थी। तो उसी पे काफ़ी दिन चल गया, लेकिन उसी पे मैंने 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करे उसी क्वालिटी के वीडियोस में। और अभी भी जो टॉप के 3 या 4 वीडियोस है जिसमें 90 के या 90,000 के, आई थिंक 96,000 के 96,000 के आसपास की व्यूज़ हो चुके हैं उन सारे वीडियोस में। और वो सारे वीडियोस जो है बहुत ही लो क्वालिटी में, सिंपली फ़ोन पे रिकॉर्ड करी हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो इस तरह की वीडियो है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप
क्वालिटी कितनी है। अगर वो काम की वीडियो है तो हाँ, लोग देखेंगे, तो ये चीज़ होती है। आपकी वहाँ कंटेंट पे भी अच्छा होना आपको चाहिए, क्वालिटी, बिल्कुल, ये भी एक वीडियो की क्वालिटी इम्पोर्टेंट मैटर नहीं फैक्ट करती। है। हाँ, तो वही वही बताना चाहता था, जैसे अभी मैं प्रोडक्शन क्वालिटी हल्का सा मैंने बढ़ा दिया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा करो। अगली क्वेश्चन आपके लिए आती है अब, जो कि मैंने उमेर भाई को भी पूछी थी। सपोज़ आपको सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना हो और नहीं कर सकते, या तो कौन सा या करोगे? आपने, हाँ, यूनिवर्सिटी पूछी थी। तो मुझे अगर करना हो तो बेसिकली ये वैसे बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। मुझे लगा था उमर की वीडियो देखने के बाद कि मैं इजीली दे दूंगा आंसर इसका, बट ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। अगर मुझे एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना हो तो फिर मैं आप पे करूँगा। मेरे क्यों? करोगे? प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि मैं सब्सक्राइब चैनल्स को बहुत कम करता हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स लिस्ट को देखोगे जिसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो नील पटेल, बैकलिंको, स्मार्ट पैसिव इनकम, कुछ ही चैनल ऐसे होंगे जिनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी सबसे मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, पर मैं सब्सक्राइब करना भूल जाता हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो एक आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, तो मैं आप पे ही करना पसंद करूंगा। वो आपका क्या है कि आप हर टॉपिक पे वीडियो डालते हो और आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो डालते हो। अभी सो मेरी फोकस जो है एक्चुअली मार्केटिंग है, और मार्केटिंग पे मैं ज़्यादा वीडियोस करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि एक्चुअली में टाइम के साथ आप सबको रियलाइज़ होता है कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। तो वही बेहतर मुझे हो। रियलाइज़ हुई कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में बेटर हूँ। तो ऑब्वियसली मैं उधर ही शिफ्ट करना शुरू कर दिया मैंने। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया, मैंने टेक से करी थी। टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस पैसे दिख रहे थे और कुछ नहीं। तो टेक से स्टार्ट करी थी, फिर धीरे-धीरे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने मार्केटिंग की तरफ अ, रुख मोड़ लिया है। एंड क्योंकि ये क्वेश्चन, यूट्यूब वाली क्वेश्चन मैंने उमर को भी पूछा था, तो आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन, आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा यूज़ करते हो, या कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कौन सा यूज़ करते हो? तो मैंने अभी 5-6 महीने से फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। वो फेसबुक पे क्या है कि मैंने और इसमें एक फनी स्टोरी भी है। तो फेसबुक पे मैंने भी ग्रुप बनाया था स्टेमी ऑनलाइन का, तो मुझे पता लगा, मतलब ग्रुप बहुत अच्छा एंगेजमेंट वगैरह ग्रुप में काफ़ी अच्छा मिल रहा था, और ग्रुप बनाने के ही कुछ महीने बाद मुझे रिस्पॉन्स भी ग्रुप में काफ़ी अच्छा मिला। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी फेसबुक की आईडी ब्लॉक हो गई, पता होगा शायद आपको। हाँ, ये तो मैंने तो देखा था। हाँ, तो मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। पता नहीं क्यों, मैंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं, क्योंकि मैं फेसबुक के एल्गोरिदम्स को लेकर ना बहुत ज्यादा सतर्क रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं एक गलती करूंगा तो वो ब्लॉक करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे पहले भी एक बार ब्लॉक हुई थी, तभी मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे को शायद किसी ने रिपोर्ट कर दिया था, पता नहीं क्यों। कभी कभी कुछ होता है ना कि अगर आपको कोई एक मैसेज भेजता है कि हाँ, किसी मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको बेचने के लिए, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो पूरी पटांग की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको ब्लॉक कर दो तो फिर वो कुछ रिपोर्ट कर दे, कुछ कर दे। तो शायद मेरे फर्स्ट टाइम इसी हुआ था, सेकंड टाइम भी शायद इसी कारण हुआ, तो मैंने कुछ गलती इंटरेस्टेड नहीं की। पिछली बार तो मैंने अपना रिकवर कर लिया था, इस बार मैंने कॉन्टेक्ट किया, करीब महीने भर से ज्यादा हो गया, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनकी साइट पे लिखा हुआ है कि उनके पास रिव्यूअर्स जो है वो कम है, तो आपकी साइट की रिक्वेस्ट में बहुत टाइम लग सकता है, तो शायद इसीलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो फेसबुक ही ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादा टाइम अपना फेसबुक पे देता हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो खराब नहीं देखा जाए, कंपेयर देन इक्वल ही है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। इंस्टाग्राम पे इमेज कंटेंट होता है और वीडियोस वगैरह आती है, तो इंस्टाग्राम ज़्यादा। रहता फेसबुक पे भी है वीडियोस कंटेंट, बट इंस्टाग्राम ज़्यादा। ओके, आप बराबरी फेसबुक दोनों। की फेसबुक ज़्यादा पेजेस वगैरह मैनेज करने के लिए और ग्रुप वगैरह के लिए, फालतू मतलब अपनी पर्सनल के लिए मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करता। इंस्टाग्राम और फेसबुक इक्वल। मेरी बात करी तो यूट्यूब के अलावा मैं और कोई भी सोशल नेटवर्क पे एक्टिव नहीं हूँ एक्चुअली। जो भी यूज़ करता हूँ सिर्फ पोस्ट करने के लिए, और पोस्ट करके भाग जाता हूँ, बस इतना ही काम है मेरा। और कमेंट वगैरह पे भी एंगेज नहीं करता। जब मैं ट्रैवल वगैरह कर रहा होता हूँ तभी मैं कमेंट वगैरह पे एंगेज करता हूँ। इस वजह से मुझे कोई भी ग्रुप वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा करता ही नहीं, यूज़ ही नहीं करता हूँ सोशल मीडिया। एक्चुअली में वो आपको आपके टाइम को बहुत ज़्यादा खा जाती है, कह सकते हैं। मतलब लोग हाँ, रैंडम कुछ भी करने लगते हैं सोशल मीडिया पे जाने के बाद। तो अच्छी बात है कि मेरी ऐसी कोई हैबिट नहीं है। इस वजह से मैं बस जाता हूँ, पोस्ट करता हूँ और बस भाग जाता हूँ वहाँ से। बस इतना ही काम है मेरा। तो और कुछ पोस्ट तो मैं खुद भी नहीं करता, मतलब टीम है, टीम को दे दिया है कि पोस्ट करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेली कोट्स जो पोस्ट होते हैं वो मैं खुद नहीं करता,
तो पहले तो स्टार्टिंग में मैंने खुद ही करी, बट अभी मैं खुद नहीं करता, कोई और करता है। फिर डेली वीडियोस आ रहे हैं छोटे छोटे, वो भी मैं खुद करता था, अब वो भी खुद नहीं करता। तो मैं बस दूसरों को दे देता हूँ सोशल मीडिया वाले काम, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधी बात। लेकिन इसी से एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी सोशल मीडिया पे जाता है तो बस टाइम वेस्ट करने पे लगा हुआ होता है। तो मतलब आपके साथ ऐसा कुछ होता है प्रोक्रास्टिनेट, मतलब छोड़ो यार कल करेंगे वाली कोई बात, उसके बाद आप कैसे मैनेज करते हो कि नहीं करना है? बहुत होता है ऐसा मेरे साथ। मानोगे नहीं, मेरे ड्राफ्ट में मेरे स्टिमुलन के ड्राफ्ट में 4 पोस्ट पड़े हुए हैं जो कि महीने भर पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे सिर्फ प्रूफ रीड करना है, और थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है बस, और पब्लिश करना है। वो मैं महीने भर से डाल रहा हूँ कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वीक्स बाय वीक्स होता रहा। तो ये होता है मेरे साथ, काफी बार होता है। वीडियोस का मेरे पास एक मैं माइंड मैप यूज करता हूँ। माइंड मैप में मैंने यूट्यूब वीडियोस का एक सेक्शन बना रखा है बकायदा, उसमें ऑलमोस्ट 10 और 20 वीडियोस होंगी जो मुझे बनानी है, और वो भी मुझे पता है मैं बना लूंगा। मैं बनाना स्टार्ट करूंगा तो मैं कर दूंगा, बट मैं वो स्टार्ट ही नहीं कर रहा। मैं नहीं, कल कर लूंगा, कल रात को कर लूंगा, कल रात को कर लूंगा, वो करीब वो भी मैं 2 हफ्ते से टाल ही रहा हूँ। ये मेरे साथ बहुत होता है। ये यूजुअल भी है, होता है, मतलब काफी लोगों में देखा जाता है। मेरे साथ ये ब्लॉगिंग में होती है एक्चुअली। जब जिस चीज में आपको मजा नहीं आता उस चीज में ज्यादा होता है। तो जैसे हाँ, कि मेरे हिसाब से, मेरे केस में अगर मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी हो या वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूंगा मैं। मतलब जब बोलो करने के लिए कर लूंगा, ठीक है, मजा आता है उसमें मुझे। एंड ये बात सेम ये चीज ये फिर बात यही चीज मेरे साथ ब्लॉग में नहीं होती। मतलब ब्लॉग राइटिंग में मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रिफर्ड मेथड नहीं है काम करने की। तो इस वजह से वहाँ पे वैसे ही होता रहता है। और जैसे कि तुमने कहा वैसे ही मेरा हाल है। 26 या 27 वहाँ पे ड्राफ्ट पोस्ट है जिसको मैं थोड़ी थोड़ी करके कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये काफी अजीब सी चीज है। तो प्रोडक्टिव होने की मेरे मतलब साथ भी यही होता है। जैसे कि आपने बोला अभी, जैसे जिस काम में आपका मन नहीं लगता वो आप नहीं कर सकते। मेरे साथ क्या है कि मैं कंटेंट राइट कर सकता हूँ, मुझे आप राइट करवा लो, राइटिंग में कर सकता हूँ इजीली। मतलब आप, मैं अगर कंटेंट, अगर मेरा मूड है, क्योंकि ज्यादातर रहता है, अगर मैं कोई नए टॉपिक पकड़ूँ, नया कीवर्ड पकड़ूँ जिसके लिखना है, तो मैं उसको एक ही दिन के अंदर फिनिश कर देता हूँ। बट मुझे प्रूफ रीड करना अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी गलतियां उसमें हो ना हो भले, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसको प्रूफ रीड करूँ। पूरा कंटेंट जो मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है, मैं उसको वापस पढ़ूं और मैं उसको वापस एडिट करूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन नहीं करता कभी। और एक वीडियोस का, जो वीडियोस रिकॉर्ड करने में इतना कंफर्टेबल हूं नहीं, तो वो चीज चलती जा रही है। पर कंटेंट राइट करने को बोलो तो मैं रोज एक दिन पोस्ट करके रख रहा हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 2000 प्लस वर्ड्स लिख सकता मैंने हूँ। देखा था कि स्टार्टिंग में तुमने हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन ब्लॉग पोस्ट वो पोस्ट किया था। सबसे बड़ी गलती थी। वो सबसे बड़ी गलती थी। और इस साल से मैंने एक अपना गोल बना रखा है कि मुझे अपनी वो गलती सुधारनी है। ऑलमोस्ट 200 पोस्ट थे जो मैंने सीट्स में डाउनलोड करे, उनकी डिटेल्स, और उनको एक एक करके एडिट करना स्टार्ट किया, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उनको डिलीट किया। तो ये एक SEO की बहुत अच्छी टिप है। अगर आपके पास बहुत सारा ज्यादा, मतलब डेड पेजेस हैं, डेड पोस्ट हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे, तो आप उनको डिलीट करो और उनकी जगह पे कोई अच्छा, तो उनको रीराइट करके अपडेट करो अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो मैंने यही चीज बैकलिंक को मैं सीखी है चीज मैंने। तो इस साल मैंने अपना गोल यही बनाया। तो ऑलमोस्ट भी 50 पोस्ट बचे जो मुझे जिन पे काम करना है, बाकी सारे हो चुके हैं। तो ये साल मेरा लगभग इसी काम में गया। एक्चुअली मैंने ये चीज़ देखा था। मुझे नहीं पता कि आपको मैं कैसे जानता हूँ। आई थिंक शायद बिट्टू ने कुछ पोस्ट शेयर किया हो या फिर उसने बताया हो, मुझे नहीं पता। नहीं, आप मुझे कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ कि आपने, मेरे ख्याल से हमारी बात स्टार्टिंग से हुई थी साउथ मिल आउट फॉरम से, आई थिंक, या तो साउथ मिल आउट के जो सुपर चैट, ट्विटर पे सुपर चैट होता था वहां से। राइट, हाँ, तो हो सकता है, बट कहाँ से पता चला था ये पता नहीं मुझे। बट ये चीज़ मैंने देखी थी जब डेली पोस्ट करते थे, एंड तब मुझे पता था कि क्या कर रहा है ये गधा। मतलब मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था ना। तो ये चीज ना मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो एक वो, आपको बस कंटेंट, और आपके पास स्टार्टिंग में आइडिया भी बहुत होते हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्ट पढ़ा और मुझे वो अच्छा लगा, या फिर जो अपने वर्डप्रेस में मैंने एक चीज इंप्लीमेंट करी, एक थीम चेंज करी, एक प्लगइन इंस्टॉल करी, उसका ट्यूटोरियल लिख दिया। मतलब मैंने एक टारगेट बना रखा था कि मुझे एक पोस्ट एक दिन में लिखना है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है जो मैंने अभी तक अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में की है। आपके कंटेंट की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। पहले के पोस्ट मेरे जितने भी थे 500 वर्ड्स के थे, मैंने 500 वर्ड टच कर दिए, मेरा काम डन, पब्लिश मारो, खत्म कहानी।
और सोशल मीडिया पे डाल वो दो भी कि देखी मैंने थी नया मैंने। पोस्ट डाला है, बात खत्म। बट अब नहीं है ऐसा, मैंने उन हर एक पोस्ट को अपडेट किया, चीजें जो कि मेन बात है, मैं गलतियां होती है, हर किसी से होती है, और गलतियों से आप सीखते क्या हो ये डिपेंड करता है। तो उन सारी गलतियों से मैंने ये सब सीखा। मेरी एक हैबिट है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ मैं कुछ भी चीज़ों को। तो सेम चीज़ हुई थी जब मैंने STEMYonline.com पहली बार देखी थी। तो ऑब्वियसली मैंने पूरा छान मारा, सब कुछ देखा मैंने कि कैसे चल रहा है। एंड देख रहा हूँ पोस्ट की डेट तो एक एक दिन में पोस्ट हो रही है। एंड उसके बाद फिर पोस्ट खोल कर देखा तो वहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स मिलते थे। ऑब्वियसली न्यू न्यू टाइम में हर कोई करता है, तो हर कोई करता है वो। ऑब्वियसली तो बहुत सारे मिस्टेक्स मिलते थे। तो उस वक्त लगता था, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता था, तो लगता था ये कौन गधा है जो ऐसा करता है। तो तो ये उस वक्त लगता था। एंड लेकिन अच्छी बात, ये इंस्पायरिंग बात ये है कि उस वक्त मुझको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप मतलब एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनोगे, मतलब आपकी ब्लॉगिंग जर्नी कंप्लीट भी होगी, या फिर एक ऐसे पॉइंट वो पे आएगी जब वो आप रेवेन्यू वो जनरेट गलतियों से करोगे। वो गलतियों से सीख कर हुआ। हाँ वही, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि आप एक ऐसे ब्लॉगर भी बनोगे जो रेवेन्यू जनरेट करेगा। मुझको लगा था कि ये बेवकूफ़ी में ही डूबेगा। वो जब मैंने देखा था तब, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही लगा था कि ये नहीं चलने वाला, इस टाइप का लगा था। तो इस वजह से ये काफ़ी इंस्पायरिंग है कि आप वहाँ से भी निकल के आए। और आई थिंक जब पता चला होगा कि ये तो गलती कर दी मैंने, तो शायद फिर से डीमोटिवेटेड भी फील हुआ होगा। तो तो वही लग रहा था कि शायद रिकवरी ना हो पाए, बट हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप कुछ बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं हाँ, इसके मैं यही कह रहा था कि आप बार बार गलतियां करो, आपकी गलतियों को अगर आप सुधार लो तो आप सक्सेसफुल हो। बाद। चाहे वो कुछ भी हो, ब्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, अपनेट मार्केटिंग ले लो या आपका बिजनेस ले लो, आप हर कोई गलतियां करेगा। स्टार्टिंग में जब आपको नॉलेज नहीं होगी, या आपको नॉलेज होने के बावजूद भी आप गलती करोगे, होता है ऐसा काफी साथ किसी को नॉलेज होती है बट उस उसमें नहीं होती, गलतियां होती है, बट आप जब उसको फिक्स करोगे, उसको चीजें ठीक करोगे, तो वो चीज एक अलग ही इम्प्रूव होके आएगी। राइट। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब आप ब्लॉगिंग को फुल टाइम कर रहे हो जैसे कि आपने बताया, तो आपकी पूरी वर्क डे कैसे जाती है? मतलब एक दिन कैसे जाता है आपका, कैसे बीतता है? तो फुल टाइम ब्लॉगिंग मैंने अभी जुलाई 2019 से स्टार्ट करी। जुलाई में मैंने अपनी जो वेब सर्विस मैंने बताया था आपको, एक कंपनी में जो अच्छी जॉब लगी थी, वहाँ से छोड़ कर फिर जब मेरे को लगा कि मैं ब्लॉगिंग से अपनी लिविंग जनरेट कर सकता हूँ, तो मैंने फिर वो डिसीजन लिया कि जुलाई 2019 से मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग आऊंगा। तो अभी मेरा सिंपल सा ये है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मैं रात को काम करना ज़्यादा तो चाहते हैं, रात को काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ। तो रात को नॉइस नहीं होता, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कंपेयर अगर आप डे टाइम में करते हो। तो मेरा रोड साइड का घर है, तो रोड साइड में ट्रैफिक की आवाज़, अभी कुत्तों की आवाज़ ऐसे सुन रहे होगे वीडियो में आप, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो मैं रात को काम करता हूँ, मैं रात को पूरी रात जगता हूँ, लगभग ज़्यादा ऑलमोस्ट डेज में यही होता है कि मैं रात को जग रहा होता हूँ। तो सिंपल सा ये है कि मैं सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में तो बाहर जाने की परमिशन नहीं है, बट मैं अपनी छत पर जाकर करता हूँ 2 घंटे एक्सरसाइज। उसके बाद आकर सोशल मीडिया पे जो भी मोटिवेशनल कोट्स हो गए या कोई भी पोस्ट हुआ ग्रुप वगैरह में डाल दिए सुबह के टाइम। उसके बाद 6 घंटे सो लिए दिन में, क्योंकि अभी का मेरा स्केड्यूल है, जो नॉर्मल डेज आ रहे हैं मेरे लॉकडाउन के पीरियड में, तो सो लिए। उसके बाद शाम को उठ के फिर कंटिन्यूसली ब्लॉग पे और अलग अलग चीज़ों पे जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है मेरे, उन चीज़ों पे वर्क करते करते पूरी रात गई जानी, और सुबह का फिर सिंपल यही है। तो पूरी रात में काम करता हूँ, मैं दिन में सोता हूँ। ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने से हो रहा है। ये लगभग सभी का केस है, लगभग कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी सेम केस है। मैं भी वही हूँ कि रात भर जागा रहता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे रात के 2:30 बजे हम लोग ये इंटरव्यू वाली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद मैं सुबह तक में ये बस इसी पे लगा रहूँगा, एडिटिंग वगैरह या कुछ भी। तो ऐसे ही है। उसके बाद सुबह सुबह 5, 5:30, 6 बजे सो जाता हूँ। ऐसे ही चलता है। और बहुत लोगों के साथ यही होता है। मेरी भी सेम रीजन है कि जब साइलेंस रहती है तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है। यस, कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, तो वो काम ज़्यादा निकलता है फिर उसके बाद। तो इस वजह से मैं भी रात में काम करना प्रेफर करता हूँ। रात भर जगना मंजूर है, बट दिन में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी दर्शक को खुश करने की टाइम आ गया है, तो बात करते हैं कि अर्निंग्स के मीडियम के बारे में। तो बहुत सारे मीडियम्स होंगे ऑलरेडी। अगर आपकी टॉप 3 मीडियम्स की बात करें कि कहाँ से अर्निंग आती है, तो वो कौन कौन सी होगी?
जैसे कि आप ही बोल रहे हो कि बहुत सारे मेथड है ब्लॉग से अर्निंग करने के। जब मैंने स्टार्ट किया था तो गूगल एडसेंस के बारे में मुझे पता था, क्योंकि सबके साथ भी होता है, सबको गूगल एडसेंस से स्टार्ट करते हैं। बट मेरे लिए गूगल एडसेंस कभी वर्क नहीं करा। स्टेमी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिक, जो कि मेन ब्लॉग है मेरा। गूगल एडसेंस कभी वर्क नहीं करा, कभी मुझे आज तक $100 भी मैंने स्टेमी ऑनलाइन से अर्न नहीं करे। तो 2 साल के अंदर मैंने गूगल एडसेंस बंद कर दिया था स्टेमी ऑनलाइन के लिए। 2 साल आई थिंक 1.5 जैसे ही था। तो मेरा जो मेन इनकम सोर्स है वो अफिलिएट मार्केटिंग से आता है, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ। जैसे बहुत सारे आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स जो अपने टॉप प्रोडक्ट के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखवाते हैं, रिव्यूज हो गए या कुछ भी हो गया XYZ प्रोडक्ट के रिलेवेंट, तो उसके लिए वो पेड करते हैं। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट मेरा सेकंड पे है अगर मैं ब्लॉग पे करूँ। और अगर थर्ड मेरी ऑनलाइन इनकम की बात करें ब्लॉगिंग से आती है, तो फ्रीलांसिंग से आती है। वो भी फ्रीलांसिंग पे फोकस हो गया, नहीं कि मतलब मैं फाइवर का यूज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फाइवर का यूज करना मैंने लगभग बंद ही कर दिया है। सिर्फ 1-2 क्लाइंट्स हैं मेरे, जो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे फाइवर पे कांटेक्ट करता हूँ। बाकी तो स्काइप के थ्रू या स्लैक के थ्रू मैं उनसे बात करता हूँ। वो अगर उन्हें कोई मुझसे हेल्प चाहिए होती है वर्डप्रेस के रिलेटेड या डिस्कॉर्ड्स के या कोई और इशू एसईओ के टाइप में या कुछ भी, तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अगर मैं उस काम के लिए उस टाइम पे फ्री हूँ तो फिर मैं उनके लिए वो काम करता हूँ। तो मेरे 3 में मेथड यही है, लिंक अफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप और उसके बाद फ्रीलांसिंग। तो अगर अफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि आपने बताया, तो वो अगर टॉप की प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप सबसे ज़्यादा सेल कर पाए या फिर जिससे सबसे ज़्यादा कमीशन मिली है, वो प्रोडक्ट कौन सी है? सबसे ज़्यादा तो जो कि साइटग्राउंड पोस्टिंग, तो उसको सेल करने में इतना आपको वो नहीं करना होता, और ज़्यादा कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं होते, मतलब कैंसिलेशन चांसेस भी नहीं होते। तो अगर एक कस्टमर को आप रिकमेंड करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होस्टिंग है, तो वो सर्विसेज बहुत अच्छी देता है। आपको सिर्फ प्रमोट करने में बहुत ईजी पड़ रहा है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा साइटग्राउंड होता है, उसके बाद WP फॉर्म्स, और देन थोड़ा बहुत WP रॉकेट से, WP इंजन से, और A2 होस्टिंग से भी। तो ये तीनों थोड़ा बहुत, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा A2 होस्टिंग, साइटग्राउंड होस्टिंग और WP फॉर्म्स। राइट। तो मेरी केस में बात करूँ तो यहाँ पे एक अफिलिएट मार्केटिंग वाली टिप भी देने वाला हूँ मैं। तो जैसे कि रवि ने बताया कि उसके केस में साइट ग्राउंड वगैरह जो है वो टॉप की सोर्सेस है अफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग की, और ऐसे ही जितने भी ज़्यादातर ब्लॉगिंग नीच वाले के साथ यही होता है। बट जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। बिल्कुल, जैसे कि मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मैं भी ब्लॉगिंग नीच पे काम कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे क्लाइंट्स जो थे, क्योंकि मैंने उससे पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करी थी, जिन्हें मुझे मेरी स्टोरी पता है उन्हें पता होगा। तो मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी, मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करी थी। तो मेरे पास बिजनेस क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इस वजह से मेरी जो टॉप प्रोडक्ट है वो है सॉफ्टवेयर, सास सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, जैसे कि फ्रेशबुक्स हो गई, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, क्विक बुक्स उसके अल्टरनेटिव है। तो मेरे केसेस में बस यही टॉप प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सबसे टॉप पे आता है फ्रेशबुक्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा सेल करी है एंड कंटिन्यूसली सेल होते रहती है। तो ये क्लाइंट्स की वजह से होती है। तो ऑब्वियसली आप हर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, आप अपने क्लाइंट्स को समझिए कि आपकी क्लाइंट की क्या डिमांड है एंड उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट चुनना चाहिए। तो ये एक अफिलिएट टिप थी बीच में। एंड आप फिर से आपसे क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली आप रिलैक्सिंग के लिए क्या करते हैं, मतलब स्पेयर टाइम पे क्या करते हैं, फ्री टाइम पे? फ्री टाइम में पहले क्या था कि फ्री टाइम क्या था, पहले टाइम वेस्ट था। इस साल 2020 से पहले जो पबजी आई थी, पबजी एडिक्ट था मैं। ओके। बहुत ज्यादा एडिक्शन था पबजी का मेरे को। तो क्या करता था, फ्रेंड का फोन आया तो जैसे मैं रिलैक्स होने के लिए बैठा हुआ हूँ, मतलब फ्री टाइम है मेरा, तो पबजी खेलने लग गया और पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया। तो 2020 का मेरा एम यही था कि मैं पबजी क्विट कर दूं, और 1 जनवरी से मैंने पबजी इंस्टॉल मार दी, तो पबजी खत्म कर दी। तो अब मैं रिलैक्स होने के लिए क्या करता हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान तो मैं लूडो खेलता हूँ रिलैक्स होने के लिए। या सबसे अच्छा जो मुझे लगता है म्यूजिक सुनने में, मतलब कोई भी आपका स्ट्रेस हो, कोई भी किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप म्यूजिक सुन के उसको इजीली ओवरकम हो सकते हैं उससे। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी छत पे जाता हूँ और लीड लगा के कानों में करीब घंटा 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट क्या रिलैक्स होने के लिए स्पेंड करता हूँ। तो बहुत अच्छा मेरे को महसूस होता है। तो बहुत सारे अलग-अलग म्यूजिक के मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह सुनता हूँ, सब चीज़ों में, तो काफ़ी वर्क करता है।
तो ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगला बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, बट आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बात बतानी है। तो जैसे कि आपने अभी कितने साल तक ब्लॉगिंग कर लिया है? कब से स्टार्ट करी थी? मैंने ब्लॉगिंग में बताया था अभी, जब मैंने डोमेन खरीदी थी स्टेमी ऑनलाइन 15 मई 2016 को, तो तब से मैंने स्टार्ट की। और आज इस 16 मई को, 15 मई को मेरे को 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस 4 इयर्स में बहुत सारे ब्रेक्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि माइंड ऐसा किया कि क्विट कर दो ब्लॉगिंग से। जब मैंने अपना ब्लॉग करीब 6-7 महीने के लिए ऑफलाइन के लिए गया, बीच में बहुत सारे इशूज आए, बंद कर दिया, तो प्रॉब्लम्स थी और उस समय टाइम नहीं मिलता था। तो काफी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्लॉगिंग के अंदर आए हुए मेरे को 4 इयर्स होने वाले हैं अगले मंथ। तो ऐसा तो सबके साथ होता है। जैसे मेरी केस में मैंने 2017 में bloggership.com डोमेन कर दी थी, बट 2019 तक उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल थे। वो तो ऐसा होता है कि ब्लॉगिंग का थॉट हमारे माइंड के अंदर आया, हमने स्टार्ट करके एक्शन लिया, बट वो थॉट बहुत जल्दी ना फेड हो गया। तो आप धीरे धीरे आपका मोटिवेशन फिर जगा और फिर हम आए। वही स्टोरी सबके साथ हुई। हाँ, लेकिन मेरे केस में थोड़ी अलग थी, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता था। उसके बाद फिर उससे पहले फ्रीलांसिंग में काफ़ी पैसे आते थे, बट मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं दूसरों की बिजनेस सेट कर रहा हूँ, खुद की भी करनी चाहिए वगैरह, इस तरह की थिंकिंग थी। और इस वजह से मैंने bloggership.com स्टार्ट करी थी। लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो पैसे का ही लालच बढ़ जाता है, आप पैसे पे ही फोकस करने लगते हैं। तो मेरे साथ ये हो रहा था। तो बस पैसे पे ही फोकस था, जिसकी वजह से मैं अपना बिजनेस चाह के भी स्टार्ट नहीं कर रहा था। मतलब उधर ही फ्रीलांसिंग पे ही लगा हुआ हूँ। मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं और मैं ऑर्डर पे ऑर्डर के पीछे भागे जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ चल रहा था मेरे केस में। और 2019 में फाइनली मैंने फ्रीलांसिंग को क्विट कर दिया। उसके बारे में मैंने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कम्प्लीटली क्विट कर दिया, मतलब सबको सौंप दिया दूसरों को। एंड तब जाके शुरू हुई मतलब मेरी अपनी बिजनेस की जर्नी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग थी बात, अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं आप, क्योंकि ख़त्म भी करनी है, बहुत टाइम हो गई है, हम लोग बहुत टाइम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आप 4 साल लगभग ब्लॉगिंग कर चुके हैं। तो अगर कोई नया ब्लॉगर आता है, मतलब ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो उसे आप ऐसी कौन सी 3 एडवाइस देना चाहेंगे जो उनके काम है अपने मिस्टेक से, या जो भी आपने जैसे 4 साल ब्लॉगिंग करी है ऑब्वियसली, तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक करे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर टॉप 3 एडवाइस देनी हो तो कौन सी होगी? टॉप 3 एडवाइस अगर मैं एक बिगिनर को दूंगा जो ब्लॉगिंग में आना चाहता है 2020 या 2021, जब भी वो मुझसे, मतलब जब भी ऐसा वो मिले, जो भी मैं करता भी हूँ, तो क्या होता है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे जो बिगिनर्स होते हैं वो ब्लॉगिंग में दूसरे ब्लॉगर्स को देख कर आते हैं। जैसे कि मान के चलिए उन्होंने साउथ मिल आउट को देखा, साउथ मिल आउट में इनकम रिपोर्ट देखी कि साउथ मिल आउट हर्ष अग्रवाल का है। हर्ष अग्रवाल जो बंदा ब्लॉगिंग के ऊपर, अफेक्ट मार्केटिंग के ऊपर 80 के ऊपर लिख रहा है, वो मिलियन, मतलब काफी पैसे कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत डॉलर्स कमा रहा है, ऑलमोस्ट $40,000 जो लास्ट इनकम रिपोर्ट में उनका मेंशन है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम भी यही चीज फॉलो करेंगे तो हम भी वो चीज कर लेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता है। वो ये देख रहे हैं कि हर्ष अग्रवाल $40,000 कमा रहा है पर मंथ, बट वो ये नहीं देख रहे कि हर्ष अग्रवाल 2019 से लगा हुआ है और 2019 से उसने कितनी स्ट्रगल्स, कितने हार्डवर्क किए होंगे और तब जाके उसने 14,000 का जो माइलस्टोन है वो टच किया होगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी और का नीश या टॉपिक देखकर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करें। आप अपने अंदर देखिए कि आप किस चीज के ऊपर लिख सकते हैं, किस चीज पर आपको नॉलेज है, क्या चीज करते वक्त आप बोर नहीं होंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपना नीश स्टार्ट करें। तो नीश बहुत मैटर करता है। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए आपने हर्ष को देखा या किसी और को देखा जिसकी रिकॉर्ड बहुत अच्छी है, आपने स्टार्ट किया, बट कुछ समय के बाद आप उस चीज में आपको नॉलेज ही नहीं है, आपका पैशन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, तो आप वहां से क्विट कर देंगे। तो पहला ये हुआ टॉप जो टिप है। तो दूसरी टिप ये है कि बैकलिंक के ऊपर इतना मत भागिए कि आप बैकलिंक के जगह गूगल की पैंटिस लेकर आते हैं या बैकलिंक बिल्ड करने जाए और गूगल आपको पेनलाइज कर दे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बैकलिंग एसईओ में रैंकिंग करने के लिए बैकलिंक, बट ऐसा है, मानता हूँ मैं, बैकलिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रैंकिंग and one of the most important factor in 200 plus ranking factors। बट ऐसा नहीं है कि आप बैकलिंक ही एक फैक्टर है, 200 से ज्यादा फैक्टर्स और भी हैं बैकलिंक के सिवा। तो सबसे पहले आपको कंटेंट में देना है कि कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा आपको बैकलिंक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी आपको बैकलिंक्स देंगे विदाउट एनी एफर्ट। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बैकलिंक पर। तो बैकलिंक के ऊपर इतना मत भागिए कि आप उसके चक्कर में गलती करने से मैंने की थी, तो मैं अपनी इस गलती से बता रहा हूँ। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है।
तीसरी ये होती है कि बहुत से लोग ये होते हैं कि हमें ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है, ब्लॉगिंग का मतलब पैसा कमाना है, बट ब्लॉगिंग का मतलब पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आप कोर्सेज पे करो लर्निंग के लिए, आप अच्छी होस्टिंग पे करो, डोमेन्स पे तो हर कोई करता है कि अच्छी होस्टिंग पे करो, थीम्स वगैरह अच्छी परचेज करो। बहुत से लोग होते हैं पैसे बचाने के लिए नल थीम्स, ब्लैक थीम्स ले लेते हैं जो कि आगे प्रॉब्लम करती है। कोर्सेज पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने फ्री कंटेंट बहुत सारा पढ़ा और हमें अच्छी नॉलेज हो गई। इन्वेस्टमेंट मतलब यही हो सकता है कि पैसे फूकना। अगर वो $1000 कमा रहे हैं, $1000 कमा रहे हैं अगर एक मंथ, तो वो 1000 अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादातर ब्लॉगर्स को देखो, ये उमर क्रेसी ने भी मेंशन किया था कि इन्वेस्ट लाइक ए रिच एंड स्पेंड लाइक ए बैगर। सो ये अच्छा, ये मतलब काफी इफेक्टिव है। आप इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दो, खर्च करने पे कम। चाहे आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, कितने भी डॉलर्स कमा रहे हो, मैटर नहीं करता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से हो रही है आपकी लर्निंग पे, आपके चीजों पर, तो वो बहुत ही जल्दी वो जो मनी आप कमा रहे हो वो अमाउंट आपका डबल हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है। तो इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो किसी भी। बहुत से लोग होते हैं कि ब्लॉगिंग को एज ए फ्री मेथड ऑफ मेकिंग $1000 समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में चल जाती थी, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बोनस टिप मेरी तरफ से, बोनस टिप ये बोलूंगा कि ब्लॉगिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप अनकम रिपोर्ट्स देखकर आए और आपने ब्लॉग स्टार्ट किया वर्डप्रेस पर और आप बिल्कुल भी नहीं है मिलियनर बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। हाँ 10-10 साल लोग जो ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो हर्ष अग्रवाल हो, अंकित भाई हो, अंकित सिंगला और अनिल अग्रवाल हो, उन्होंने 10-10 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं इस चीज के, ब्लॉगिंग के, बहुत सारे फेसेस देखे हैं, तब जाके आज इतना कमा रहे हैं। ऐसा नहीं पता है ये सब क्यों होता है। यहाँ पे मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये चीज क्यों होता है, लोग ऐसे बात क्यों करते हैं, मतलब जैसे कि क्विक रिच स्कीम क्यों सोचते हैं, या फिर क्विक रिच स्कीम है जैसा क्यों बताते हैं लोग। तो इसके पीछे सिंपल सा साइकोलॉजी है कि लोग जो है ना, वो काम पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, पैसे पे इंटरेस्टेड होते हैं। एंड सेम थिंग इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप देख लेना। टाइटल शायद ऐसी है कि यूट्यूब पर इतनी अर्निंग रिलेटेड वीडियो क्यों है, ये शायद तो ऐसे ही कुछ वीडियो की टाइटल है, आप जरूर देखना हो। एंड सेम थिंग, अब मैं तो आपको लाइव रिपोर्ट दे रहा हूँ यहाँ पे कि लास्ट वीडियो जो कि उमेर कुरैशी की इंटरव्यू वीडियो थी, वहाँ पे मैंने सेम चीज करी। तो नॉर्मली जो क्लिक थ्रू रेट होती है ना मेरी थंबनेल की, तो वो होती है 8% के आसपास, बट जैसे ही उमेर की ये वीडियो डाली उस थंबनेल के साथ, बस एक ही बार में 12% की CTR। तो बस पैसे से मतलब है। हाँ, 15 years boy earning $2000 per month। बल्कि मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, रवि के वीडियो में भी ये ऐसा ही कुछ थंबनेल होगा और आप उसी की वजह से आएंगे। तो ये चीज कॉमन चीज है, ये वैसे फैक्ट है। हाँ वही, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, बगल में आती है कि इतने साल का लड़का इतने कमा रहा है महीनों, जानिए कैसे। तो यही मतलब बहुत फेमस हो चुका है ये टेक्निक, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की मेंटालिटी के ऊपर लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आज आपने कुछ शुरू किया, कल अमीर हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे कि उमेर के केस में सब लोग ये बताते हैं कि वो 15 साल का 16 साल का इतना कमा रहा है, बट ये नहीं पता था कि 13 साल से बंदा करे जा रहा है। तो 13 साल से वो बंदा कर रहा है, और वो बंदा कितना हार्डवर्क कर रहा है। हाँ, 13 साल से मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जितना वो बंदा कर रहा है उतना मैंने भी कभी नहीं किया। वो इतनी सी उम्र में कर रहा है, मैं बोलूंगा कि मतलब मैं उससे मिला भी हूँ, पर्सनली मिला हूँ मैं द्वारका में। तो बंदा मतलब अमेजिंग नॉलेज लर्निंग में खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर रहा है, और रात तक जगा रहता है। जब भी मैं मैसेंजर मतलब पहले फेसबुक ये बात मैं भी बताने वाला था अभी, वो ऑनलाइन हर टाइम रात में रहता है। जब भी उससे पूछो, बाकी हम भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम समय कुछ और कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, बट एक 15 years गाय who is earning $2000, वो हार्ड वर्क भी कर रहा है, सिर्फ अर्न नहीं कर रहा है। तो कितना मतलब यही बता रहा हूँ मैं कि मतलब काम के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि अगर इमेजिन कि वही टाइटल में मैं ये लिखता कि 13 साल का बच्चा दिन रात काम करता है, तो ये लिखता तो कोई क्लिक नहीं करता, कोई क्लिक नहीं करता। तो इस वजह से ऑब्वियसली लोगों को दो चीज इस टाइटल में दिखी, एक 15 years गाय और एक $2000+ पर मंथ।
बिल्कुल, ये मेंटालिटी जो है ना बहुत खराब है। अगर फिर से मैं कहता हूँ वो वीडियो आप देख लेना, आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएगी। बट ये मेंटालिटी और ये चीज़ें जो ट्रेंड करती है, ये तभी खत्म होगी जब हम समझेंगे इस चीज़ को। मतलब हम लोगों को कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा। ये मार्केटिंग एंड सेल्स में जैसे कि मैंने बताया मैं अच्छा हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मार्केटिंग एंड सेल्स इसी तरह से काम करती है, मतलब लोगों को फँसाना है किसी भी तरह से। तो ये उसी उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। फँसाना नहीं कहूँगा, एक्चुअली ये गंदा वर्ड हो गया, बट अटेंशन ग्रैब करना, मतलब लोग मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोगों को कैसे, आप लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब किया जा सकता है। तो आपकी जो भी बिहेवियर होती है उसका हम फायदा उठाते हैं। तो उनमें से एक बिहेवियर ये भी है। तो आपको सुधरना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, तभी जाके ये चीज़ें जो है बदलेंगी। नहीं तो फिर हमेशा के लिए ऐसा ही चलता रहेगा। सब काम की बात नहीं करेंगे, पैसे की बात करेंगे, जैसे कि हम भी करने वाले हैं। तो ये चलता रहेगा। और ऐसा नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है कि रवि कितना कमा रहे हैं या फिर उमेर कितना कमा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। बस हमें एक्चुअली में सिर्फ काम की बात ही करनी है, बट हम ये करेंगे क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो ये तभी खत्म होगा जब सबकी मेंटालिटी सुधरेगी। और उसके लिए फिर से कहता हूँ वो वीडियो देख लो, समझ जाओगे। उसके बाद कभी भी अर्निंग रिलेटेड वीडियो या तो नहीं देखोगे, या तो सिर्फ थंबनेल के लिए क्लिक नहीं करोगे, वैल्यू के लिए क्लिक करोगे। एंड अब इसी से बात करते हैं, इसी टॉपिक पे। अभी आप कितना कमा लेते हैं, मतलब मंथली? अभी आप कितना कमा रहे हो मुझे थंबनेल में डालना है। बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस किया है ना उनको, इसी जाल में फंसाऊंगा। तो एज ए ऑनलाइन अर्नर ब्लॉगर के रूप में एक फिक्स इनकम तो नहीं है, किसी महीने ज्यादा होती है, और जब ब्लैक फ्राइडे आता है तो वो 10 गुनी ज्यादा होती है, तो वो आम बात है। बट हाँ, मैं जो अपनी जो मैं पिछली जॉब कर रहा था एक कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो दिल्ली के अंदर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की एक सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है, मुझे वो मिल रही थी। तो उससे मैं 8 to 10x ज्यादा कमा रहा हूँ थ्रू ब्लॉगिंग। तो अब मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को भी अंदाजा मिल गया होगा कि कितना है। तो इतना है कि हाँ, मतलब 8 to 10x कर्म कमा रहा हूँ उससे ज्यादा। कोई फिक्स इनकम नहीं है ब्लॉगर्स वगैरह की कि हाँ आपको हर महीने $10,000 का चेक मिलेगा, तो वो होती रहती है, स्टेबल नहीं है। बट हाँ 8 to 10। और मेरे केस में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग सभी ने, एक्चुअली सबके साथ ऐसा ही होता है, जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स है ना, तो उनके लिए ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे सेल जो होती है वो मॉनसून की तरह है, खूब बरसती है। खूब बरसती है उस वक्त, मतलब मजा आ जाता है उस वक्त। और उसके बाद सन्नाटा हो जाता है फिर। एक्चुअली उसके बाद ना डीमोटिवेट जैसा फील होता है, पता है। अचानक से सेल कम हो जाती है, बहुत बुरा फील होता है उसके बाद। बट चलो वो भी अच्छा है। अभी जो पिछला ब्लैक फ्राइडे गया था 2019 का, तो अभी तक मैंने 4 साल का अर्निंग में इतना नहीं कमाया था जितना उस 4 दिन के अंदर कमाया था। तो ये होता है कि अगर, क्योंकि मैंने उस वाले ब्लैक फ्राइडे को पे ही फोकस किया था, उससे पहले मैंने कभी वर्क नहीं किया था। मैंने आपको भी बताया था व्हाट्सएप के थ्रू, मैंने कभी ब्लैक फ्राइडे पे काम नहीं किया। शायद आपने भी उसमें लेट स्टार्ट किया था, पर आपने भी शायद उसमें थोड़ा बहुत मैंने तो बस 2 दिन पहले ही शुरू करी थी, तो ऑब्वियसली प्लानिंग करते तो बहुत ज्यादा होता है। अब से मेरा प्लान क्या है कि इस बार ब्लैक फ्राइडे में ध्यान मतलब बहुत स्टार्टिंग से देना है, तो इस बार अर्निंग आप एक्सेप्ट कर सकते हो ज्यादा होगी। मेरी कंटेंट ऑलरेडी बन रही है ब्लैक फ्राइडे के लिए, जैसे कि मैंने बताया था। हम लोग ने ऑलरेडी चैट किया था इसके बारे में कि अगले बार फोड़ने वाला हूँ। तो एक्चुअली मेरी ब्लैक फ्राइडे कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, कुछ हद तक 2-3 ब्लॉग पोस्ट रेडी है लंबे चौड़े। एंड उसके बाद भी और भी बनते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे कि मैंने बताया ड्राफ्ट में बहुत सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, वो सब रेडी है। एक्चुअली मैंने अभी से ही प्लान करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ मैं लिखने के मामले में। तो मुझे पता है मैं नवंबर तक में, मतलब करना पड़ेगा मुझे धीरे धीरे, एक ही बार में मैं नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से अभी से करना शुरू कर दिया है। एंड 3 ब्लॉग पोस्ट मैंने लिख दिए हैं ब्लैक फ्राइडे के लिए। तो ये भी एक टिप है, कभी भी वेट मत करो। हम लोग ने किया था वेट, और 1-2 दिन पहले शुरू करी थी, तो ऑब्वियसली सेल हुई, बहुत सारी सेल हुई। बट अगर हमने प्लान किया होता तो बहुत ज़्यादा सेल होती। तो वही प्लानिंग अभी मेरी चल रही है। मैं अभी यहाँ पे अप्रैल चल रही है, राइट? हाँ, अप्रैल से ही शुरू कर दिया है मैंने, लॉकडाउन की वजह से मंथ भी भूल गए सब। तो हमने वही अभी से शुरू कर दिया है। एंड अभी भी डेफिनेटली काम कर रहे होंगे या फिर करेंगे जल्दी। तो पहले से ही प्लानिंग करना। ये एक्चुअली मैंने अनिल अग्रवाल भाई से सीखा था, तो उन्होंने बताया था कि मेरी प्लानिंग इतनी टाइम से चल रही है। मेरे को शौक लगा भाई,
इतनी हाँ, पहले, तो ये इतनी पहले से प्लानिंग। यहाँ पर बिगनर्स के लिए एक टिप हो सकती है कि जब भी आप किसी भी नीच में स्टार्ट करो तो अपने जो नीच में जो पहले से जो प्रो ब्लॉगर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो ज्यादा से ज्यादा करो, उनके राइट। ब्लॉग को, उनको। तो ये सब चीजों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब मैंने भी ब्लैक फ्राइडे के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। पता था कि हाँ लोग अर्न करते हैं, मुझे सिंपल सा वही लगता था जब मैं बिगिनर था, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि आप पोस्ट लिखो आपके रैंक करेंगे आप अर्न करोगे। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो यूज करी जाती हैं प्रो ब्लॉगर्स के द्वारा ब्लैक फ्राइडे, स्पेसिफिक ब्लैक फ्राइडे को कवर करने के लिए, तो वो सेल इतनी ज्यादा होती है। मुझे तो ये बात तब पता चली जब मैंने blogersfashion.com पे जब देखा कि मतलब उतने आर्टिकल्स नहीं थे। अचानक ब्लैक फ्राइडे आने से पहले देखता हूँ कि पूरा आर्टिकल भर गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है लग रहा था। तो इसीलिए मैंने पूछा था, बात करी थी। तो बात करी जब से पता चला था कि 6-7 महीने पहले से काम चल रहा था। तो ये चीज हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, यही होता है। प्लानिंग। और मैं बता दूं कि स्टेमी ऑनलाइन के लिए जो ब्लैक फ्राइडे का है वो मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो पीयूष मैं और पीयूष मिलके स्टार्ट कर रहे हैं। वो डिजाइनिंग हैंडल कर रहा है और मैं बाकी कंटेंट वगैरह का, जो कंटेंट वगैरह मेरा ऑलरेडी रेडी है क्योंकि पहले भी था, तो रेडी है, बस ऑप्टिमाइज वगैरह। और मैंने क्या करी थी, मैंने जो एग्जिस्टिंग कंटेंट थे उसको कस्टमाइज कर दिया। मतलब पहले तो कॉपी करी ड्राफ्ट करके, और कॉपी करके फिर उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज किया, ब्लैक फ्राइडे के हिसाब से कस्टमाइज किया पूरा ब्लॉग पोस्ट को। तो इस वजह से मेरे पास ऑलरेडी 3 ब्लॉग पोस्ट है, एंड ऑब्वियसली काम चलेगी टाइम के साथ। और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर हम लोग धमाल करेंगे, सभी मिलकर करेंगे। और ये भी एक टिप है कि कॉम्पिटिटर्स जो भी होते हैं ना, उनसे काफ़ी फायदा होता है। तो काफी हमेशा फायदा उनसे दोस्ती रखो। जैसे कि अगर अनिल अग्रवाल को मैंने अग्रवाल सॉरी तो उन्हें मैं नहीं जानता, तो हो मुझे जाता पता ही है। नहीं चलता। और सेम चीज़ है कि जैसे जैसे मैंने बताया रवि के बारे में, तो हाँ एक्चुअली हम लोग ने काफ़ी टिप्स शेयर किए हैं एक दूसरे से, काफ़ी बात करी है, एक काफी दूसरे से ओपन, काफ़ी नॉलेज शेयर करी है। तो ये काफी चीज़ सही। काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड डेफिनेटली आपको एक दूसरे से कनेक्शन रखना चाहिए। और उमेर भाई, जैसे कि मैंने बताया कि उमेर भाई से भी कनेक्शन है अपना, व्हाट्सएप वगैरह पे बात होती रहती है। उमेर भाई भी काफ़ी टैलेंटेड है। और यहाँ पे और एक पॉइंट डालूंगा मैं, लास्ट वीडियो जब मैंने उमेर कुरैशी की अपलोड करी थी, तो कुछ लड़के थे, कुछ तो थे जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मतलब काइंड ऑफ हेट। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब पैसे वाली, जैसे कि मैंने बताया कि लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मन है, या उमेर कुरैशी अपने अर्निंग शेयर करना चाहते हैं, देखो मैं इतना कमा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की वजह से ऐसी होती है, तो अर्निंग सिर्फ उस वजह से शेयर की जाती है। कुछ कोई लड़का था या कोई तो था जिसने उसे शो ऑफ की तरह समझा, प्लस झूठा है, ऐसा इतना नहीं कमाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि कितनी नॉलेज है बंदे को। हम लोग ने बात किया है तो हमें पता है। एंड हमें पता है। बिल्कुल, आपको सिर्फ अर्निंग बताई गई है। जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग ऐसे ऐसी इसी तरह से काम करती है। लोगों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होती है, उसी चीज़ से हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पैसे पे इंटरेस्ट कुल मिला होती है, के लोगों को पैसे में कुल इंटरेस्ट मिला के होती है। आप अपने ऑडियंस का पेन पॉइंट पकड़ते हैं कि उसको किस चीज के बारे में क्या चाहता है वो, राइट, उसके थ्रू ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। राइट। तो उसे हम कहते हैं बिहेवियर मार्केटिंग, ठीक है, बिहेवियरल मार्केटिंग कहते हैं। तो बस बिहेवियर के उस हिसाब से हम ट्रैक करते हैं, और मतलब अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और वो अपनी सेल्स फनेल या जो भी होती है वहाँ पर ड्रैग करते हैं। तो जैसे कि वीडियो के मामले में वो थंबनेल सेल्स फनेल का पहला पड़ाव होता है, जिसमें पैसे के बारे में लिखा हुआ रहता है। आप क्लिक करते हैं, आप फनेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर 2-3 सेकंड की क्लिप दिखाता है जिसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होती है। तो वो फनेल का सेकंड पार्ट होता है। तो बस ये सारी की सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग होती है। तो अगर आपको कहीं पे फोकस करना है तो वो नॉलेज पे। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो में दोबारा ये चीज़ें बताई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो के, हमने अर्निंग के बारे में बात करी, डेफिनेटली कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन इसी से मिलेगा, नहीं तो इंटरव्यू देखेंगे ही नहीं। तो लेकिन पॉइंट ये है कि आप प्लीज़ फोकस कीजिए कि कितने सारे लर्निंग्स थे, उस पर फोकस कीजिए। एंड जैसे कि अभी रवि दीक्षित ने आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी है, मेरे भाई ने ऑलरेडी दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आगे आ रहे हैं ओम ठोके, उसके बाद मिहिर गदवी, तो आ रहे हैं कुछ और ब्लॉगर्स फैशन से जो है अनिल अग्रवाल, तो उन्हें भी मैंने कांटेक्ट किया है, अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं है। फिर अमित मिश्रा, तो
तो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट चल रही है एंड सभी सभी लोग आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं शायद अर्निंग वाली थंबनेल ही डालूं क्योंकि लोग ही वैसे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ वैल्यू पे फोकस कीजिए। एंड अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और रवि भाई के लिए कि अगर आपको लाइफ एडवाइस देनी हो, एक लाइफ एडवाइस टॉप की, तो वो लाइफ एडवाइस कौन सी होगी? ओवरऑल लाइफ में कोई लाइफ एडवाइस, एडवाइस, कुछ भी, मतलब लाइफ इंटरेस्टिंग में क्वेश्चन है। ओवरऑल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, मेरे पास लाइफ एडवाइस के लिए तो भंडार भरा हुआ है। तो फिर 3 दे दो। कौन सी वाली दूं, कौन सी वाली दूं? तो एडवाइस यही होगी, बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जो कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कि अभी स्टडीज कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की, तो ऐसे लोग हैं, तो क्या होता है कि जो ना रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये तो मैंने सजेशन दिया था तुझे, मुझे ज्यादा याद है। मुझसे बात चल रही थी, याद है? कंपेयर देन उनके ड्रीम, उनके जो प्रोफेशन है जिनके लिए वो स्टडीज कर रहे हैं, वो एक ऐसी रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करते हैं जो कि उन्हें भी पता है आगे नहीं चलने वाली, या चलने वाली भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि गलत है रिलेशनशिप के अंदर आना इन यंग एज 18+ और 20+, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। बट हाँ, हर चीज पे आप इतना डिपेंड मत हो कि आपकी जो फ्यूचर है जो आपका, वो डिस्ट्रॉय हो जाए चक्कर में। तो ऐसा मैंने काफी लोगों के साथ देखा है, मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रिलेशनशिप में अपना 1000% देते हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस है, जो बनना चाहते हैं, वो उसके बारे में बिल्कुल ही फॉरगेट हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर आने के बावजूद। वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनसे मैं स्कूल टाइम में मिला होता हूँ, उनके सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे सपने होते हैं, वो हार्ड वर्किंग गाय होते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना जानते हैं, बट एक रिलेशनशिप के अंदर आके वो सब तबाह कर देते हैं। बट मैं यही बोलूंगा, जितना से जितना हो सके, अगर आप नहीं हो ऑलरेडी इसमें, नहीं आए हो, तो जितना जितना हो सके अवॉइड करो। बट अगर हाँ आप आ गए हो तो वो भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा आप उससे दूर हट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आ गए हो तो दोनों चीज के मैं अपने काम को पहले स्थान पर रखो, पहले पोजीशन पर रखो, क्योंकि अगर आपका काम है तभी रिलेशनशिप आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसी बारे में मैं ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम जो होती है लोगों को ना, यंगस्टर्स को खास करके, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होते हैं, बॉलीवुड या टीवी शोज जो होते हैं तो उससे इंस्पायर्ड होते हैं। देखो रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में, जैसा कि बॉलीवुड या आपको मूवीज वगैरह में, फिल्मों में देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऐसा आप उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। एंड ये भी है कि अगर आपको उसे सक्सेसफुल बनाना है तो डेफिनेटली आपको अपने करियर वगैरह पे भी फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे भी झंड हो जानी है, उसके बाद कुछ होना नहीं है। तो करियर से मन हटाना ये तो बिल्कुल भी आपका मतलब चॉइस ही नहीं है, तो आपको करियर पे फोकस्ड तो रहना ही है। उसके बाद मेरे बाबू ने थाना थाया, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। ऑब्वियसली आप एंजॉय कीजिए जो भी कीजिए, बट एंजॉय करने के भी अपने तरीके हैं। जैसे मैंने देखा है रात रात भर चैट करते रहते हैं, रात रात भर कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत होती है, और ऑब्वियसली इससे आपको ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में हो तो कंट्रोल में रहिए, ये पॉइंट है। अगर नहीं हो तो अच्छा है, हो सके अच्छा तो आना ही मत हो सके। ओके, अब सेकंड टिप। दूसरी सेकंड टिप मैं ये बोलूँगा कि टाइम में एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, एक रेत की तरह है, जो कि हमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी सुना है, रेत की तरह जो फिसल जाता है मुट्ठी में बंद करो तो टाइम जितना से जितना हो सके आप प्रोडक्टिविटी उसको स्पेंड करिए, आप इन्वेस्ट करिए चीज़ों पर, बजाय इसके कि आप फालतू में उसको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी पहले करता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपर्ट, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत किया है। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट मतलब किया था तो मेरा काम के टाइम कम जाता था और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा जाता था, चाहे वो गेम हो, चाहे वो फालतू में टाइम वेस्ट करना हो, कुछ नहीं, बैठे बैठे कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपका टाइम बेफालतू में खर्च कर रही है। ऐसा नहीं कि आपके काम की चीज़ आप उस पर टाइम कर रहे हो, दे रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप ऐसे चीज़ पे टाइम दे रहे हो जिससे आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगी वो, या आपके फ्यूचर में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो उस चीज़ पे टाइम मत दो। जितना ज़्यादा हो सके अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी कस्टमाइज करिए, अपने काम पे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी टिप्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, टूल्स भी है बहुत जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो उस बारे में और पढ़िए टाइम मैनेजमेंट के बारे में। थर्ड टिप ये होगी कि जो भी आप चाहते हो, जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, जैसे चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे आपका बिजनेस हो, तो गिव अप मत करिए। गिव अप मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा, गिव अप कोई ऑप्शन ही नहीं याद रखिए, गिव अप आपको करना ही नहीं है। ये सोचिए कि गिव अप कोई होता ही मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपकी लाइफ ही वही है, अगर आपने वो चीज़ नहीं अचीव करी तो आपकी लाइफ विल बिकम ए हेल। ऐसा मतलब एक माइंडसेट रखिए। और जब भी आप क्विट करने के बारे में सोचे, जैसे आप ब्लॉगिंग में आए हो और कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो आप क्विट करना तो आप ये चीज़ रिमाइंड करिए कि आपने वो चीज़ स्टार्ट क्यों की थी। इसके बारे में एक मोटिवेशनल कोट भी है बहुत सारा, बहुत अच्छा कोट भी है, मुझे याद नहीं है अभी वो। तो आप ये सोचिए कि आपने स्टार्ट की क्यों की थी, उसके अगर वो आप अचीव कर लोगे अपने फ्यूचर में तो आपका फ्यूचर कैसा होगा और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपके कौन कौन से कैसे अपनी लाइफ इंजॉय स्पेंड कर सकते हो, लोग कैसे खुशी। तो इस सब चीज़ों के बारे में सोचिए जब भी आप क्विट करने के बारे में सोचिए, चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस, ब्लॉगिंग, स्टडी भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब प्रोक्रास्टिनेशन की बात, ऑप्शन नहीं। जब भी प्रोक्रास्टिनेट की बात आती है ना, तो एक वो कहावत है या फिर कोट है, मुझे नहीं पता क्या है बट याद आ रही है बस, ये हमेशा काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो उसमें बेसिकली ये कहते हैं कि मुझे सपने या जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा सपना है, पैशन, ये वो, तो उसके बारे में कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आपको रात को आती है, सोते वक्त आती है। सपने वो होती है जो आपको सोने नहीं देते। तो ये चीज काफी शायद अब्दुल कलाम ने बोला, शायद वही मुझे याद आ रही थी। सपने वो नहीं जो आपको सोते वक्त दिखाई दे, सपने वो जो आपको सोने ना दे। तो और जो कोट मैं याद नहीं कर पा रहा था, वो कोट ये था कि व्हेन यू थिंक टू क्विट, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। शायद यही था। यही तो इस चीज के बारे में ये एक्चुअली ये थे कि जब आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। तो क्विट वो था, जाहिर सी बात है, आप ब्लॉगिंग में आए हो, एक पैसिव इनकम के लिए आए हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो। जो कुछ लोग ऑफिस जॉब नहीं चाहते, जैसे कि मैं ऑफिस जॉब नहीं कर सकता, मतलब मेरा दिल नहीं मानता उस चीज के लिए, मेरे को मजा नहीं आता तो मिला के, चाहे वो अर्निंग कितनी हो। मैं ब्लॉगिंग से अगर मैं कुछ भी कम भी कमा रहा हूँ, फिर भी मेरे को अगर इंजॉय मिल रहा है, मतलब मेरे को मजा आ रहा है, तो मैं उस चीज में एग्री। पर मेरे को वो चीज नहीं करूंगा मैं जो मुझे नहीं पसंद। तो मेरे लिए सिंपल ये है, अगर ब्लॉगिंग के अंदर मैं आया हूँ तो मैं वापस ऑफिस जॉब में नहीं जाना चाहता। ये चीज मेरे साथ भी हुई, जैसे कि ये चीज मेरे साथ भी हुई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी क्योंकि उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था। पैसे बहुत आ रहे थे, कमी नहीं थी पैसे की, कुछ ज्यादा ही आ रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उतना, तो कुछ ज्यादा ही आ रहे थे। बट उसके बाद भी मैंने यूट्यूब, पॉडकास्ट, ये सब को चुना क्योंकि मैं खुद का कुछ करना चाहता था, थोड़ा खुद का नाम बनाना चाहता था। तो इस वजह से मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी और यूट्यूब पे आया। अब ना फ्रीलांसिंग के हिसाब से बहुत कम अर्निंग हो गई मेरी, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा अभी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये अच्छा लगता है। अभी मैंने उसको डिजिटल एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे दूसरों को पे करना पड़ता है, तो इस वजह से उतनी कमीशन नहीं आती है। प्लस मैं सेल्स की बात भी नहीं कर रहा, कोई और सेल्स हैंडल कर रहे हैं। सेल्स भी एक टेक्निक होती है जहाँ पे सेल्स लाना भी एक कला है अपने आप में। तो मैं ज़्यादा सेल्स ला पाता था। जो अभी मेरी टीम जो काम कर रही है, विशाखा करके है, तो वो सेल्स मैनेज करती है, तो अच्छी है, बट उतना नहीं कर पाती जितना मैं कर पाता था। तो अर्निंग जो है वो कम डेफिनेटली हो गई, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली में। तो ये भी है कि एंजॉय जिसमें आपको मज़ा आए वही करना चाहिए। पैसे बाद में आती है, पैसे बाद में आते हैं। पैसे आप लाखों कमा लोगे ऐसा काम करके जो आपको नहीं पसंद, तो मज़ा नहीं है। आप बल्कि 10,000 कमा रहे हो महीने के, मान के चलिए, और आपको स्क्रीन में बड़ा मजा आ रहा है, तो 10,000 को 10 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। अब खत्म करने से पहले मैं एक लाइफ एडवाइस देना चाहूँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ एडवाइस है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो वो ये है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो मेरे जैसे रवि जैसे भाई को फॉलो करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसे वीडियोस देखना चाहिए, भूलना मत। तो रवि भाई, आपको अगर इन लोग मिलना चाहे या फॉलो करना चाहे तो वो कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे फॉलो करना चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन, जहाँ मर्जी पे भी कर सकते हैं। बट सिंपल सब पे एक ही मेरा यूजर नेम है, इट्स रवि दीक्षित, ITSRAVIDIXIT, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में अगर डालना चाहे तो डाल देंगे। तो आप हर जगह उस पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी है रवि भाई का।
प्लस वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा STEMIonline.com। एंड ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर में भी कोलैब वगैरह करेंगे, वेबिनार वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे वो मेरे के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, उसके साथ वेबिनार में करने वाला हूँ एंड हो सकता है रवि भाई के साथ भी करें। तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट है, कोलैबोरेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये सबके लिए बेनिफिशियल होती है, तो ये भी हम करने वाले हैं डेफिनेटली। और फिर से मिलेंगे हम सब एक साथ एंड आगे भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज आने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है या रवि भाई से कोई कंसल्टेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और हम आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, लाइफ सुधारनी है, लाइफ को बेटर बनानी है, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी ब्रो।